कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज आप लोगों को इतिहास का अध्याय 3 अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए, इसमें यह है नंबर 1, खालिस्तान को भरिए। तो पहला आ रहा है, किसी भी शासक के लिए आमदनी का प्रमुख स्रोत था। क्या स्रोत था इसमें? भू राजस्व था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे भू राजस्व। चलिए अगला है नंबर 2, स्थायी बंदोबस्त ने लागू किया था। ये लागू किया था, ये कॉर्नवालिस ने किया था। तो इसका नाम लाएगा बेचारों कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने लागू किया था। नंबर 3 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था की राजस्व नीति थी। ये भी कॉर्नवालिस की थी। तो यहाँ पे दोबारा कॉर्नवालिस लिखेंगे। नंबर 4, अंग्रेजों ने पंजाब व मध्य प्रांत में भू राजस्व व्यवस्था लागू की। तो ये क्या थी? महलवाड़ी व्यवस्था थी। तो यहाँ पे लिखना है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था। इसके बाद नंबर 5, छत्तीसगढ़ में गांव की लगान वसूली हेतु पद सृजित किया गया। कौन सा पद था? ये गौटिया का था। तो ये आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे, गोटियों पद बनाया गया था। चलते हैं उचित संबंध को जोड़िए। तो सबसे पहला नंबर 1 है, भारत का मैनचेस्टर। किसको कहा गया भारत का मैनचेस्टर? तो ढाका को कहा गया। यहाँ पहले लिख लीजिए बच्चों, क ख ग। ये क है, यहाँ ख है, और यहाँ ग है, और यहाँ घ है। यहाँ बच्चों ऊपर ऊपर लिया हुआ रहता है, नीचे ऊपर लिखा हुआ मैंने ऊपर, फिर भी आप लोग सही से निकाले। तो पहले भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? ढाका को कहते हैं। अगला नंबर 2, वस्त्र उद्योग मछलीपट्टनम। तो देखो वस्त्र उद्योग जो है किसमें आता है? वस्त्र उद्योग जो है वो सूरत में है। तो ये आपका कौन सा रहेगा? नंबर 2 आ जाएगा। पहले नंबर पे क्या था? ढाका था। अब आता है नंबर 3, जहाज निर्माण। जहाज निर्माण किसमें किया गया था? मछलीपट्टनम। ये है मछलीपट्टनम, यानी कि यहाँ पर आपका तीसरा नंबर आ जाएगा। और इसके बाद है नंबर 4, फोर्ट विलियम कॉलेज। कहाँ था ये? कलकत्ता में बना हुआ था। तो ये ध्यान रखना, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ था? कलकत्ता में। तो ये नंबर 4 हो गया है। आगे आता है प्रश्न, देखते हैं 1793 में कॉर्नवालिस ने कौन सी नई भूमि व्यवस्था लागू की थी? ये तो वैसे पता है आप लोगों को, सन 1793 में अंग्रेजों ने बंगाल प्रांत से राजस्व वसूलने के लिए नई भूमि व्यवस्था लागू की, जिसे स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। इसके सूत्रधार लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कॉर्नवालिस ने फैसला लिया कि भू राजस्व की वसूली जमींदारों के हाथ हो। यदि कोई जमींदार राजस्व वसूलने में सक्षम न हो तो उसे पद से मुक्त कर दिया जाए और नए जमींदार की नियुक्ति कर दी जाए। बार बार राजस्व निर्धारण से मुक्ति पाने के लिए कॉर्नवालिस ने 1789 और 90 में देय भू राजस्व के आधार पर जमींदारों को अगले 10 साल के लिए जमीन का मालिकाना हक दे दिया। अब वे जमीन की खरीदी और बिक्री और लगान नहीं पटाने पर किसानों को बेदखल भी कर सकते थे। इस कानून की सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसमें लगान को कृषि के विकास और उत्पादन में वृद्धि या घटाने को अनदेखा कर दिया गया था। इससे जमींदारों को तो फायदा हुआ, पर सरकार और किसानों को इससे अधिक लाभ न हो सका। अगला है नंबर 2, अंग्रेजी शासन के समय भारत में संचार और परिवहन के साधन में क्या क्या परिवर्तन आए? ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन था बच्चों। क्या था? अंग्रेजी शासन के समय भारत में संचार और परिवहन के क्षेत्र में कई नए अध्याय जुड़े। अंग्रेजों के लिए संपूर्ण भारत में अपने व्यापार के विस्तार व उसके कुशल संचालन के लिए विस्तृत परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने पूरे भारत में सड़क व रेल सेवाओं का विस्तार आरंभ किया।
भारत में रेल सेवा की शुरुआत एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। डलहौजी के प्रयासों से सन 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी बम्बई और ठाणे के बीच चली थी। भारत के प्रमुख महानगरों व व्यापारिक नगरों को बंदरगाहों से जोड़ा गया। परिवहन और संचार के संसाधनों में हुए विकास के कारण लोग निकट आने लगे। सन 1853 में भारत में टेलीग्राम सुविधा प्रारंभ हुई और डाक व्यवस्था में भी सुधार किया गया। अंग्रेज की नई शिक्षा व्यवस्था पर भारत का क्या प्रभाव पड़ा? तो ये उत्तर है इसका। भारत में शिक्षा के विकास के लिए सन 1813 में मैकाले की सलाह पर नई शिक्षा नीति लागू की गई। इसमें मुख्य रूप से शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाना था तथा भारतीय मानसिकता को शासन के पक्ष में करना था, किंतु नई शिक्षा नीति का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। क्या क्या है देख लेते हैं। नंबर 1, शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी। नंबर 2, भारतीय ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नए विचारों का जन्म हुआ। नंबर 3, लोग अंग्रेजी साहित्य व देश दुनिया की घटनाओं से परिचित होने लगे। नंबर 4, राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हुई। नंबर 5, बेरोजगारी दूर होने लगी। नंबर 6, समाज में व्याप्त अंधविश्वास व रूढ़ियों के विरोध में कई सामाजिक आंदोलन और सुधार कार्य हुए। नंबर 7, स्वतंत्रता, समानता और लोकतांत्रिक विचारों का जन्म हुआ। भारत के प्राचीन उद्योग धंधे क्यों बंद हो गए? इसका बहुत बड़ा कारण ये अंग्रेजी थे। भारत के प्राचीन उद्योग धंधों के बंद होने के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, कच्चे माल की कमी। अंग्रेज व्यापार अत्यधिक मात्रा में भारत से कच्चे माल खरीदकर इंग्लैंड ले जाते थे, अतः भारतीय उद्योग के लिए कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। नंबर 2, पूंजी की कमी। भारतीय उद्योगपतियों के पास धन की कमी थी। अंग्रेज आर्थिक रूप से अधिक सक्षम थे। नंबर 3, अंग्रेजों में प्रतिस्पर्धा। अंग्रेजों द्वारा तैयार माल सस्ते व आकर्षक होते थे, अतः भारतीय उद्योगपति उनसे प्रतिस्पर्धा करने में विफल रहे। तकनीकी का अभाव। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप तकनीकी ज्ञान का भंडार था, जबकि भारतीय उद्योग परंपरागत ढंग से उत्पादन करते थे, जिसमें लागत अधिक पड़ती थी। नंबर 5 है उचित प्रबंधन। परिवहन की समुचित व्यवस्था न होना जैसी समस्या भी प्राचीन भारतीय उद्योगों की थी। भारतीय किसानों की दशा क्यों दयनीय हो गई? इसका कारण बताना है आपको। ये उत्तर है, भारतीय किसानों पर अंग्रेजों द्वारा थोपा गया राजस्व पर बहुत भारी और अनिवार्य था। अंग्रेजों के कारिंदे अन्यायपूर्ण किसानों से कर वसूलते थे, यहाँ तक कि अकाल जैसी भीषण परिस्थिति में भी किसानों को कर चुकाना ही पड़ता था। इसके लिए वे साहूकारों और जमींदारों से ब्याज पर पैसे लेते थे और नियत तिथि तक कर्ज चुकता नहीं करने पर उनकी जमीन साहूकारों द्वारा हड़प ली जाती थी। परिणाम स्वरूप भारतीय किसानों की आर्थिक दशा अति दयनीय हो गई। भारतीय दस्तकारी एवं शिल्प कलाओं के नाम लिखिए। तो उत्तर है इसका, कपड़े बुनना, जूते बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, लोहे से औजार बनाना, बांस से विभिन्न वस्तुएं बनाना, दोना पत्तल, मिट्टी, लोहे और लकड़ियों पर विभिन्न प्रकार की आकृति बनाना, भवन व मंदिरों में विभिन्न आकृतियां बनाना आदि प्रमुख दस्तकारी व शिल्प कला। भारत में प्रकाशित होने वाले कोई 4 समाचार पत्रों के नाम बताने हैं। तो भारत में प्रकाशित होने वाले 4 समाचार पत्र कौन कौन से हैं देख लेते हैं। नंबर 1 द हिंदू है। नंबर 2 अमृत बाजार पत्रिका है। नंबर 3 द इंडियन मिरर है और नंबर 4 हिंदू। 8वां, छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाले कोई 4 समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो चलिए छत्तीसगढ़ में भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के नाम है। नंबर 1 छत्तीसगढ़ मित्र, नंबर 2 है प्रजा हितैषी, नंबर 3 है महाकौशल और नंबर 4 है आजकल। ब्रिटिश भारत के 2 प्रमुख बंदरगाहों के नाम लिखिए। तो ये ब्रिटिश से भारत के 2 प्रमुख बंदरगाह के नाम है। नंबर 1 मद्रास बंदरगाह और नंबर 2 है कोलकाता बंदरगाह। अंग्रेजों की नीति का भारतीय दस्तकारी एवं शिल्पकारी पर क्या प्रभाव पड़ा? ये अंग्रेजों की कुटिल नीति के कारण भारतीय दस्तकारी व शिल्पकला पूरी तरह चौपट होने लगी। अंग्रेजों ने इंग्लैंड से आने वाली वस्तुओं को तट कर और चोंगी कर से पूर्णतः मुक्त कर दिया।
इसके फलस्वरूप वस्तुएं बहुत सस्ती हो गई और भारतीय दस्तकारों व शिल्पकारों द्वारा बनाई गई वस्तुएं महंगी होती थी, क्योंकि वे वस्तुओं का निर्माण कम तादाद और हाथों से बनाते थे। अतः उनका लागत मूल्य बढ़ जाता था, जिसके बावजूद उन्हें अपनी वस्तु सस्ती बेचनी पड़ती थी। इस प्रकार अंग्रेजों के सामने प्रतिस्पर्धा में ज्यादा समय तक टिक न सके और अपना व्यवसाय धीरे धीरे छोड़ने लगे। इसके कारण उनकी बस्तियां उजड़ने लगी। ढाका, जिसे उस समय वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र होने के कारण मैनचेस्टर कहा जाता था, नष्ट हो गया। मुर्शिदाबाद और सूरत के उद्योग भी बंद हो गए, कारीगर बेरोजगार हो गए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अंग्रेजों का स्वार्थी नीति ने भारतीय दस्तकारी व शिल्पकारी की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ब्रिटिश कंपनी की नीतियों का भारतीय वन क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये है ब्रिटिश की कंपनी ने भारत में विद्यमान प्राकृतिक संसाधनों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया। वन क्षेत्रों में कई मिलों व कारखानों की स्थापना की गई। भारतीय वनों में उपलब्ध कीमती व महत्वपूर्ण लकड़ियों की अंधाधुंध कटाई की गई। उसे भारत से इंग्लैंड भेजा जाने लगा। लकड़ियों का उपयोग अविवेकपूर्ण किया जाने लगा। धीरे धीरे वन क्षेत्र कम होने लगे। अंग्रेजों ने भारतीय संसाधनों का निर्ममता पूर्वक दोहन किया। उनका उद्देश्य अधिकाधिक लाभ कमाना था। ब्रिटिश शासन का भारतीय संचार एवं परिवहन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? ये भी उत्तर है इसका। देखिए, यह सत्य है कि अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए संचार व परिवहन व्यवस्था का विस्तार किया, लेकिन इससे भारत में नए अध्याय का प्रारंभ हुआ। सभी बड़े महानगरों व औद्योगिक नगरों को सड़क मार्ग द्वारा बंदरगाहों से जोड़ा गया। भारत में रेल सेवा का शुभारंभ भी किया गया। मुंबई से ठाणे के बीच पहली बार रेल चली। सन 1853 में भारत में टेलीग्राम सुविधाओं का श्री गणेश हुआ। डाक सेवा में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। समाचार पत्रों ने भी शासन की नीतियों को समझने व एकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। समाचार पत्र जनता की अपेक्षाओं को शासन तक किस तरह पहुंचाते हैं? तो समाचार पत्रों ने जनता की अपेक्षा का शासन तक पहुंचाने का भरसक व्यक्त किया। शासन की कुटिल नीतियों को लोगों तक पहुंचाने व जनमत तैयार करने में समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। समाचार पत्रों को लोकवाणी को मुखर करने के कारण तत्कालिक वायसराय ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित कर समाचार पत्रों को नियंत्रित कर दिया। इस समय देश में द हिंदू, द इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, स्वदेश मिलन, प्रभाकर आदि समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे थे। संचार और परिवहन के संसाधनों का विकास होने से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इस बात के समर्थन में अपने तर्क दीजिए। तो वर्तमान युग संचार क्रांति का युग है। इस युग में सर्वत्र मीडिया संचार के संसाधनों का बोलबाला है। यदि मीडिया चाहे तो हवा का रुख बदल दे। राष्ट्रीय भावना के विकास में मीडिया की भूमिका सर्वोपरि है। इसके लिए मीडिया को उपभोगवाद को भूल करके राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। उनके द्वारा ऐसे समाचार पत्रों का प्रकाशन व प्रसारण किया जाना चाहिए जो राष्ट्रीय की भावना को बढ़ाए व मजबूत करे। सभी संप्रदायों के मध्य परस्पर बंधुत्व की भावना जागे। समाचार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हो। केवल सनसनीखेज बनाने के लिए घटनाओं को मिर्च मसाला लगाकर न परोसे, वरन देश प्रेम की चटनी में उसे डुबोए। मीडिया के द्वारा देश सेवा कर रहे वे देश के लिए अपने सर्वस्व निछावर करने वालों का साक्षात्कार प्रसारित किया जाना चाहिए। ऐसी फिल्में, धारावाहिक, वृत्तचित्रों व गीतों का प्रसारण हो जिससे राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो। दूरदर्शन द्वारा प्रसारित हम पंछी, एक डाल के सौदा, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी आदि इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा सकते हैं। राजा मोहन यानी राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने अंग्रेजी की नई शिक्षा व्यवस्था का समर्थन क्यों किया? इसके उत्तर में अपना तर्क दीजिए। तो ये है उत्तर इसका। ब्रिटिश शासकों ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1833 के चार्टर एक्ट के आधार पर 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति लागू की गई। इसमें मुख्य रूप से अंग्रेजी पढ़ना और उनकी मानसिकता को शासन के पक्ष में करना,
राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक नई शिक्षा के समर्थक थे। उनका मानना था कि नई शिक्षा के फलस्वरूप भारतीय ज्ञान विज्ञान स्वतंत्रता समानता जनतंत्र राष्ट्रीय आंदोलन को मदद मिलेगी। ब्रिटिश युग में प्रेस का विकास समझाइए, क्या हुआ था प्रेस का विकास? तो ब्रिटिश युग में प्रेस का विकास देखिए, ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता विषय सूचनाओं और सरकार की विफलताओं को उजागर करने के लिए समाचार पत्रों का विकास तीव्र गति से हो रहा था। उस समय हमारे देश में अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी आदि कई भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ हो गया था। लगभग सभी समाचार पत्र सरकार की गलत नीतियों व कमियों को जनता के सामने लाने लगे हुए थे। ब्रिटिश सरकार समाचार पत्रों में छपने वाली खबरों और उनके स्वतंत्रता को सीमित करने की योजना बनाने लगी। सन 1887 में भारत के तत्कालीन वायसराय लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित करवाकर समाचार पत्रों के अधिकार को सीमित कर दिया। अन्य समाचार छपने से पहले सरकारी मंजूरी आवश्यक कर दी गई तथा सरकार विरोधी समाचार पत्रों के प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया। इस समय के प्रसिद्ध समाचार पत्र द हिंदू, द इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, स्वदेश मिलन, प्रभाकर और इंदु प्रकाशक आदि थे। राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। टिप्पणी लिखनी है किसकी तरफ? रैयतवाड़ी है छत्तीसगढ़ में भू राजस्व व्यवस्था और नंबर 6 है महलवाड़ी व्यवस्था। तीनों के बारे में देखते हैं तो पहले रैयतवाड़ी देख लेते हैं क्या है। रैयत का आशय किसान है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लगान के विषय में किसानों से सीधा समझौता करना था। यह तय किया गया कि कृषि कार्य में आय खर्च को निकालकर जो शेष बचेगा उसका 50% भू राजस्व होगा। इस व्यवस्था में फसल और उसके मूल्य के घटने बनने से राजस्व का कोई संबंध न था। प्रारंभिक चरण में इसे बंबई व मद्रास राज्य में 30 साल के लिए लागू किया गया था, लेकिन किसानों ने से सीधे समझौते के बाद भी उनका शोषण कम न हुआ। छत्तीसगढ़ में भू राजस्व व्यवस्था देखो क्या थी। छत्तीसगढ़ में प्रचलित राजस्व व्यवस्था के दोषों को दूर करने तथा मितव्ययी बनाने का प्रयास किया गया। संपूर्ण छत्तीसगढ़ को कई परगनों में बांटा गया और कमाविसदारों की नियुक्तियां की गई। हर परगना में राजस्व वसूल करने के लिए अमीर, पंड्या और राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की गई। अंग्रेज अधिकारियों ने मराठा काल में प्रचलित पटेल पद को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर जो है गौटिया पद बनाया। उस समय गौटिया वर्ष में 3 किस्तों में लगान वसूल किया करते थे। लगान का निर्धारण किसान के कुल जमीन के आधार पर किया जाता था। गौटिया अपने गांव से लगान वसूली कर सरकारी खजाने में जमा करता था। महलवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था में महल का आशय पूरे गांव से है। सन 1833 में से 43 के बीच अंग्रेजों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई लगान नीति लागू की, जिससे पूरे गांव से लगान वसूलने की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था को महलवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था के तहत लगान जमा करने की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से पूरे गांव की थी। इसमें रैयत बंदोबस्त की तरह कृषि खर्च और किसानों के भरण पोषण का खर्च निकालकर जो बचता था उसका लगभग 50% हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था। बाद में इस व्यवस्था को पंजाब, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया था। अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए प्रमुख राजस्व नीतियों के नाम लिखिए। तो पहले ये देखिए क्या है, राजस्व की नीतियां लागू की गई थी। नंबर 1 जमींदारी, नंबर 2 रैयतवाड़ी और नंबर 3 महलवाड़ी। ये 3 नीतियां थी बच्चों। तीनों नीतियां ढंग से याद कर देंगे आपको। अगला है ये प्रश्न सत्य और असत्य की ओर। चलो देखते हैं क्या है ये। पहला है ब्रिटिश कंपनी का भू राजस्व व्यवस्था से भारतीय किसानों को की हालत में सुधार हुआ। तो ये असत्य है, मतलब ये गलत है, कोई सुधार नहीं हुआ था। नंबर 2 इंग्लैंड से आने वाली वस्तुएं चूंगी कर एवं तटकर से मुक्त थी। ये बिल्कुल सही है, यानी सत्य घटना है ये। नंबर 3 क्या था, भारत में नई मिलों व कारखानों की स्थापना से वन क्षेत्रों का विकास हुआ। तो ये असत्य है, गलत था, ऐसा नहीं हुआ। नंबर 4 अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से भारतीय आधुनिक विचारों के संपर्क में आए। ये सत्य घटना है आपकी।
नंबर 5, पंडित माधव राव सप्रे को छत्तीसगढ़ पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। ये भी आपके सत्य घटना, आज भी उन्हीं को ही माना जाता है जनक। स्थायी बंदोबस्त कानून कब और कहां लागू किया गया है? तो सन है ये 1789 और बंगाल में लागू हुआ। छत्तीसगढ़ के गांव में लगान वसूलने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? तो गौटिया की गई थी, ये बच्चे याद रख लेना। किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था? तो ढाका था जिसे मैनचेस्टर कहा जाता था। आदिवासी किस विधि से खेती करते थे? तो ये झूमिंग विधि थी, झूम खेती जिसको बोलते हैं। भारत के प्रमुख वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम लिखिए, क्या क्या है? तो पहले है ढाका है, कृष्णनगर है, वाराणसी है, लखनऊ है, आगरा है, मुल्तान है, लाहौर है, सूरत है, भड़ौच है, अहमदाबाद आदि भारत के प्रमुख वस्त्र उद्योग केंद्र थे। किन शहरों में जहाज निर्माण उद्योग स्थापित किया गया था? तो ये गोवा था, सूरत था, मछलीपट्टनम था, चटगांव था, ढाका था, ये सब जो है जहाज निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। भारत में टेलीग्राम सुविधा कब प्रारंभ हुई? तो ये 1853 में प्रारंभ हुई। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में किन किन विषयों की पढ़ाई होती थी? तो ध्यान रखना है, ये प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में साहित्य था, धर्मशास्त्र था, कानून था, तर्कशास्त्र और ज्योतिष की पढ़ाई होती थी। नई शिक्षा नीति का जनक किसे माना जाता है? तो ये है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को नई शिक्षा नीति का जनक माना जाता है। रायपुर के सबसे पुराने विद्यालय का नाम बताइए। कौन है सबसे पुराना विद्यालय? तो ये उत्तराखंड का प्रोफेसर जय नारायण पांडे शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर, ये आपका सबसे पुराना विद्यालय है। ये है छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना महाविद्यालय कौन सा है? इसकी स्थापना कब की गई थी? छत्तीसगढ़ महाविद्यालय जो सबसे पुराना है और सन 1938 में इसकी स्थापना की गई थी। प्राचीन भारत में प्रकाशित होने वाले 5 समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो नंबर 1 उत्तर में द हिंदू, द इंडियन मिरर, केसरी, मराठा और प्रभाकर। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र का नाम व प्रकाशन स्थल का नाम बताइए। तो छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र है छत्तीसगढ़ मित्र और पेंड्रा से प्रकाशित होता था। छत्तीसगढ़ का पहला राजकीय समाचार पत्र का नाम बताइए, यह कब और कहां से प्रकाशित होता था? तो छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र जो है प्रजा हितैषी था। इसका प्रकाशन सन 1889 और 90 में राजनांद गांव से होता था। छत्तीसगढ़ से प्रकाशित अन्य समाचार पत्रों के नाम लिखिए। चलो देखिए क्या है। हिंद केसरी है, छत्तीसगढ़ विकास है, उत्थान है, आलोक है, महाकौशल कांग्रेस पत्रिका है, आजकल है और छत्तीसगढ़ केसरी आदि उस समय के प्रमुख समाचार पत्र। प्राचीन शिक्षा पद्धति का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो यह है भारत में नई शिक्षा नीति लागू होने से पूर्व प्राचीन शिक्षा पद्धति प्रचलित थी। इसमें संस्कृत था, अरबी, फारसी, व्याकरण, साहित्य, दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। नालंदा और तक्षशिला उस समय के प्रसिद्ध गुरुकुल थे जहां विदेशों से भी लोग अध्ययन करने के लिए आते थे। प्राचीन भारत की शिक्षा मूलतः धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष शास्त्रों पर केंद्रित हुआ करती थी। तब भारत अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए विश्वविख्यात था और उस विश्वगुरु का दर्जा प्राप्त था। उसे विश्वगुरु का दर्जा प्राप्त था। तब शिक्षा का माध्यम क्रमशः संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषा थी। अंग्रेजों की वन नीति ने आदिवासियों के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित किया? ये इसका उत्तर है। अंग्रेजों ने नई नीति के तहत वन प्रदेशों में कई मिलों का व कारखानों का स्थापना की और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई प्रारंभ कर दी। वे आदिवासियों से बिगाड़ करवाते थे और आदिवासियों से में प्रचलित झूम खेती पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। इस नीति ने आदिवासियों से उनकी आजीविका छीन ली। आदिवासी वनों पर अपना अधिकार मानते थे, उनकी पूजा करते थे, वनों में ही उनके देवी देवता रहते थे। अंग्रेजों ने उनका भी सम्मान नहीं किया, तो आदिवासी के मन में अंग्रेजी व्यवस्था के प्रति घोर असंतोष का भाव पनपने लगा। बंदोबस्त कानून द्वारा जमींदारों को कौन कौन से अधिकार दान दिए गए? तो कौन से दिए गए अधिकार वो देख लीजिए। तो ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1789 में लागू किए गए स्थायी बंदोबस्त कानून के अनुसार जमींदारों को निम्नलिखित अधिकार दिए गए थे। नंबर 1 क्या है? जमींदारों को राजस्व वसूलने का अधिकार दिया गया। नंबर 2, राजस्व वसूलने का यह अधिकार उन्हें 10 वर्षों के लिए दिया गया। नंबर 3,
एक तरह से जमींदारों को 10 वर्ष के लिए जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया। नंबर 4, जमीन की खरीद बिक्री का अधिकार भी जमींदारों के पास था। नंबर 5, यदि कोई किसान निर्धारित अवधि में राजस्व नहीं कर पाता था या करता तो उसे जमीन से बेदखल करने का अधिकार भी जमींदारों को दे दिया गया था। नंबर 6, लगान वसूलने के लिए इन्हें अंग्रेजों से सहायता मांगने का हक प्राप्त था। अंग्रेजों के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में शिक्षा का प्रसार किस तरह से हुआ? ये उत्तर है, ब्रिटिश शासनकाल में छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। मैकाले की नई शिक्षा नीति के तहत सन 1864 में रायपुर में एक मिडिल स्कूल प्रारंभ किया गया, जिसमें छात्र छात्राएं एक साथ पढ़ते थे। 20 वर्ष बाद उस विद्यालय को हाई स्कूल बना दिया गया। इस विद्यालय को वर्तमान में हम सब प्रोफेसर जय नारायण पांडेय शासकीय बहुउद्देशीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नाम से जानते हैं। देशी रियासतों के राजकुमारों को शिक्षित करने के उद्देश्य से सन 1882 में राजकुमार कॉलेज की स्थापना की गई। वर्तमान में इस कॉलेज में सभी लोग पढ़ सकते हैं। इनकी परीक्षाएं इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन नई दिल्ली से संचालित होती थी। जन सामान्य में उच्च शिक्षा के विकास के लिए रायपुर में छत्तीसगढ़ के पहले महाविद्यालय की नींव रखी गई। इस विद्यालय की स्थापना सन 1938 में की गई थी और इसका नाम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रखा गया। वर्तमान में यह स्वशासी छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है और बैरन बाजार में ये स्थित है। ब्रिटिश काल में भारतीय पत्रकारिता का विकास किस प्रकार हुआ? तो भारत के गोवा में 1550 में प्रेस की स्थापना हुई थी और 29 जनवरी सन 1780 वह स्वर्णिम दिवस था जिस दिन एक गैर भारतीय द्वारा पत्र प्रकाशित हुआ। बंगाल गजट एंड कैलकटा एडवर्टाइजर नाम के संपादक व संस्थापक अगस्टस हिस्की थे। इंडियन गजट, बंगाल जर्नल, इंडियन वर्ड, बंगाल गजट, संवाद, प्रमोदित तक के प्रमुख समाचार पत्र थे। अंग्रेजों के शासनकाल में भी भारत में बंगला, हिंदी व अंग्रेजी में समाचार प्रकाशित होने लगे थे, लेकिन इनकी व्यापक लोकप्रियता और प्रभाव से सचेत होकर तत्कालीन वायसराय लिंटन ने वर्नाक्यूलर एक्ट पारित कर समाचार पत्रों के अधिकारों व स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। ब्रिटिश भारत में प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार पत्र द हिंदू, द इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, स्वदेशी मिलन, प्रभाकर, हिंदू प्रकाशित थे। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के विकास का वर्णन कीजिए। तो यह छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता को जन्म देने वाले महान पत्रकार पंडित माधव राय सप्रे थे। उन्होंने 1900 में पत्रकारिता प्रारंभ की और छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र था, जिसका प्रकाशन कैनरा से होता था। राजकीय समाचार पत्र के रूप में प्रजा हितैषी का प्रकाशन सन 1880 से 90 में प्रारंभ हुआ। तब यह पत्र राजनांदगांव रियासत से प्रकाशित होता था। इसके अतिरिक्त हिंदी केसरी, छत्तीसगढ़ विकास, उत्थान, आलोक, महाकौशल, कांग्रेस पत्रिका, आजकल, छत्तीसगढ़ केसरी, अग्रदूत आदि उस समय के प्रमुख समाचार पत्र थे। इन पत्र पत्रिकाओं से जनता में पर्याप्त चेतना व जागरूकता आई। राष्ट्रीय जन जागृति लाने में समाचार पत्रों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो समाचार पत्र अभिव्यक्ति और सूचनाओं का सर्वोत्तम माध्यम है। भारत में प्रकाशित समाचार पत्रों ने देश की जनता को जगाने का भरसक प्रयत्न किया। उन्होंने सरकारी नीतियों का जमकर विरोध किया। जनता की अपेक्षाओं का शासन तक पहुंचाने में कोई कसर न छोड़ी। तब तत्कालीन वायसराय लिंटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर समाचार पत्रों के अधिकारों व स्वतंत्रता को सीमित कर दिया, लेकिन जंग फिर भी जारी रही। समाचार पत्रों ने देश दुनिया की खबरों के माध्यम से सभी को एक दूसरे के निकट ला दिया। धीरे धीरे लोगों ने अंग्रेजी शासन के प्रति आक्रोश की भावना बढ़ने लगी। भारत को स्वतंत्र कराने के सपनों ने जन्म लिया और यह बात निर्विवादित रूप से कहा जा सकता है कि देश की आजादी की पहली लड़ाई 1857 स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष करने में समाचार पत्रों ने विशेष भूमिका
नहीं भाई, इसी के साथ ये पाठ समाप्त हो रहा है बच्चों। क्वेश्चन आंसर मैंने आशा आपको अच्छे लगे होंगे। फिलहाल का ये तो दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और फिर चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट्स जरूर करेंगे। जो भी आपको अच्छा लग रहा है या जो भी आपको नहीं ठीक लग रहा है वो भी बताएंगे। क्या कुछ करना होगा समझता से बात करता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे जिससे आपको कुछ फायदा होगी और जो भी इसका और इस बेल आइकन को भी दबा देंगे जिससे कि मैं कोई नया वीडियो डालूं तो